पहला जो डाउट पूछा गया है वो है 104 और 104 में कह रहे हैं ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस x1 फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस एंड इट्स रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस x2 फ्रॉम द सेकंड प्रिंसिपल फोकस। डायग्राम बनाएंगे। ये मान लिया आपका लेंस है और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस वो होता है जहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट रखें तो इमेज इन्फिनिटी पे बने, ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है। और सेकंड प्रिंसिपल फोकस वो होता है जहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो तो जहाँ इमेज बनती है वो सेकंड प्रिंसिपल फोकस होता है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट रखा है वो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से x1 डिस्टेंस पे रखा है, यानी यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा जो कि यहाँ से x1 डिस्टेंस पे रखा है। और इसकी रियल इमेज कहीं यहाँ बन रही है, ये इमेज बन रही है जो कि सेकंड प्रिंसिपल फोकस से x2 डिस्टेंस पे बन रही है। ठीक है, फोकल लेंथ दोनों की बराबर ही होती है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ f और सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ भी f होती है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर आप समझोगे इसमें तो x1 प्लस एफ हो जाएगी और इमेज डिस्टेंस जो है वो x2 प्लस एफ हो जाएगी और फोकल लेंथ पूछ रहे हैं। तो ज़रा इसमें इक्वेशन लगा देते हैं, ज़रा लेंस इक्वेशन लगा देते हैं। तो लेंस इक्वेशन होती है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो जो v आएगा वो आपका पॉजिटिव आएगा और वो आएगा f प्लस x2, f प्लस x2 माइनस u जो है वो नेगेटिव आएगा और वो आएगा आपका f प्लस x1 और इज इक्वल टू 1/f। ये फोकल लेंथ अब यहाँ से निकालनी है तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा f प्लस x1 इंटू एफ प्लस x2 और ऊपर आ जाएगा f प्लस x1, इधर आ जाएगा f प्लस x2 तो 2f प्लस x1 प्लस x2 आ जाएगा ये, और इधर 1/f है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, f को इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर ले आएँ तो देखते हैं इक्वेशन क्या बनने वाली है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2f स्क्वायर प्लस f(x1) प्लस f(x2) और इस तरफ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो एक तरफ तो हो जाएगा f स्क्वायर प्लस f(x1) प्लस f(x2) प्लस x1 इंटू x2। अब ये fx1 से fx1 कैंसिल आउट हो जाएगा, fx2 से fx2 कैंसिल आउट हो जाएगा और एक f स्क्वायर से एक f स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फोकल लेंथ की जो वैल्यू f आ रही है वो आपकी आ रही है अंडर रूट x1 x2। सो योर आंसर इज डी पार्ट। डी पार्ट जो है वो इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डाउट जो पूछा गया है वो पूछा है 120th क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं दो ऑब्जेक्ट ए एंड बी गिव्स इमेजेस ऑफ इक्वल साइज व्हेन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। साइज ऑफ ए इज 4 टाइम्स दैट ऑफ बी। द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द मिरर इज 50 सेंटीमीटर, दैट ऑफ बी फ्रॉम द मिरर। ए की डिस्टेंस दी है 50 सेंटीमीटर और बी की डिस्टेंस पूछ रहे हैं, जबकि ए और बी ने जो इमेज बनाई है वो इक्वल साइज की बनाई है। इमेजेस ऑफ इक्वल साइज व्हेन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो डायग्राम बनाते हैं। ये मान लिया कॉनकेव मिरर है और इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी और दोनों बराबर साइज की इमेज बना रहे हैं। ठीक है, ए की जो इमेज बनेगी वो और बी की जो इमेज बनेगी वो दोनों बराबर साइज की हैं और ए का साइज जो है वो 4 गुना है बी से। ठीक है, तो ए की जो डिस्टेंस होगी, ढंग से सुनना है, तो बना लेते हैं जरा इसमें सेटअप कि फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ और ए जो है वो वहाँ से 50 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ये ए है ऑब्जेक्ट और ये 50 सेंटीमीटर है यहाँ से। जरा देखते हैं इसकी इमेज कहाँ बनेगी और फिर इमेज का साइज देखेंगे। ठीक है, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v आपको निकालना है प्लस 1/u जो है वो -50 है और इसकी फोकल लेंथ भी निगेटिव होती है -10। तो ये जब इधर पहुंचेगा तो प्लस 1/50 हो जाएगा। एलसीएम अगर हम 50 लेंगे तो यहाँ आ जाएगा -5 और यहाँ आ जाएगा +1। तो जो v आपका आ जाएगा वो -50/4 आ जाएगा। -50/4 का मतलब हो गया -12.5 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पे इमेज बन रही होगी। ठीक, तो इसका जो इमेज का साइज़ होगा, अगर मैं वो कह रहे हैं कि ए का साइज़ बी का 4 गुना है, तो बी का साइज़ मैं मानूंगा एक्स, तो ए का साइज़ मैंने मान लिया 4x, ये ए का साइज़ है 4x, बी का साइज़ हम क्या मानेंगे, जब भी बी बनाएंगे अभी बी का साइज़ क्या मानेंगे, x। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज़ 4x इज इक्वल टू क्या होता है इस फॉर्मूले में, माइनस वी बाई यू, माइनस वी कितना है -12.5 और u कितना है, u है आपका -50। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हाइट ऑफ इमेज जो आ जाएगी आपकी, मुझे ऐसा लगता है कि वो x के बराबर आ जाएगी। हाइट ऑफ इमेज जो है वो x के बराबर आ जाएगी। ठीक, इसका मतलब जब हम b के बारे में जाएंगे, b की सिचुएशन में डील करेंगे, तो b की केस में भी ऐसा होना चाहिए कि b की जो इमेज है वो भी x के साइज़ की होनी चाहिए। बट b की अपनी साइज़ भी x है और b की इमेज भी x साइज़ की होगी। तो ऐसा तो तभी हो सकता है, ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब b जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो क्या हुआ यहाँ पे ये कह रहे थे कि दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी और वो इक्वल साइज़ की इमेज दे रहे हैं। ठीक है, कब, जब उनको कॉनकेव मिरर के सामने रख रहे हैं, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं ए का साइज़ 4 गुना है बी का, तो बी का साइज़ मैंने मान लिया x, तो ए का साइज़ कितना हो जाएगा 4x, और ए की डिस्टेंस भी दी हुई है 50 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ भी दी हुई है, तो हम इमेज का साइज़ निकाल सकते हैं। पहले मैंने मिरर इक्वेशन लगाई, तो मिरर से इमेज की डिस्टेंस फाइंड कर ली और फिर हमने मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाया, तो इमेज का साइज़ आ गया x, और ये चांस की बात है इमेज का साइज़ x आ गया। अब अगर इमेज का साइज़ x है और जो b है उसका भी साइज़ x है और b की भी इमेज और a की इमेज सेम साइज़ की बन रही है, तो b की इमेज भी x की साइज़ की ही बनेगी। और ऐसा तभी हो सकता है जब b कहाँ रखा हो, b रखा हो उस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब फोकल लेंथ अगर 10 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा 20 सेंटीमीटर, तो 120 का आंसर बनेगा 20 सेंटीमीटर, यानी ए पार्ट। 20 के बाद आपने पूछा 21 तो अभी हमने पढ़ाई नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, टेलीस्कोप हम पढ़ेंगे लास्ट में, तो क्वेश्चंस भी ये लास्ट में ही होते हैं। 24 पूछा, उसके बाद आपने पूछा 24 में कह रहे हैं एक शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ b है, लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f एट ए डिस्टेंस u फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, द साइज ऑफ द इमेज का साइज पूछ रहे हैं। ठीक, तो देखिए क्या सिचुएशन है। कॉनकेव मिरर और उसके अलोंग बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहीं भी उसके अलोंग एक बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है और उसकी कहीं एक छोटी सी इमेज बन रही होगी। तो अगर आपको याद हो, अगर मैं इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रिलेशन लिखूं मिरर के केस में, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और अगर हम इसका जनरल डिफरेंशिएशन करें तो ये इमेज ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में थोड़ा सा वेरिएशन मतलब ऑब्जेक्ट का साइज बन जाएगा, और इमेज डिस्टेंस में थोड़ा सा वेरिएशन तो ये इमेज का साइज बन जाएगा। तो ये बनेगा आपका -1/v² इंटू डी। अब ये डी क्या है, डी है वेरी स्मॉल चेंज इन इमेज लोकेशन, तो ये इमेज का साइज बनने वाला है। ठीक, -1/u² इंटू डी यू है ऑब्जेक्ट का साइज, और 1/f की फोकल लेंथ तो कॉन्स्टेंट ही है, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से इमेज का साइज अपॉन ऑब्जेक्ट के साइज का जो रेशियो आएगा वो आपका आएगा -v²/u²। ये अगर इसी को हम dt से डिवाइड कर दें तो ये इमेज की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो जाती है। ठीक, तो ये आपका रिलेशन बनेगा -v²/u²। अब साइज पूछ रहे हैं तो हम फिर मैग्नीट्यूड पे ही फोकस करते हैं, तो ये माइनस में यहाँ से गायब कर दूंगा। ठीक, और वो आएगा v²/u²। ठीक है, उनका रेशियो है, ऑब्जेक्ट का साइज स्मॉल b के बराबर, तो स्मॉल b से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जरा इसको फोकल लेंथ के टर्म्स में बना लेते हैं, v और u का रेशियो क्या बनेगा, तो वो यहाँ से समझिए। 1/v प्लस 1/u किसके बराबर था, 1/f के बराबर। हमें चाहिए v/u, तो ऐसा करते हैं v/u चाहिए, लेकिन u और f के टर्म्स में चाहिए v/u। ओके, तो इसमें हम कर रहे हैं u से मैं पूरे में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अभी आपको समझ में आएगा। u/v प्लस 1 प्लस u इज इक्वल टू u/f। तो यहाँ से u/v कितना आ जाएगा, u/v आ जाएगा u/f -1, यानी ये बन गया आपका u - f अपॉन f। तो अब अगर हम यहाँ से v/u निकालें तो ये आ जाएगा f अपॉन u - f।
ठीक है, तो v बाई यू की जगह आप ले सकते हो एफ अपॉन एफ स्क्वायर अपॉन u माइनस एफ का होल स्क्वायर। और ऑब्जेक्ट का साइज स्मॉल b के बराबर है, तो उसमें स्मॉल b से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये dv मतलब इमेज का साइज आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ से एक माइनस गायब कर दिया है क्योंकि कोई भी आंसर माइनस में है नहीं, तो वो सिर्फ साइज के मैग्नीट्यूड पे फोकस कर रहे हैं। इमेज लेटरली इन्वर्टेड है, इस पर वो फोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वरना इमेज ऐसे होगा, अगर ऑब्जेक्ट जो है उसका मुंह आगे की तरफ है तो इमेज जो बनेगी उसका मुंह पीछे की तरफ होगा, इस तरह से होगा। तो वो माइनस किसी आंसर में है नहीं, तो इसका मतलब वो सिर्फ साइज पे फोकस कर रहे हैं। तो वी एफ स्क्वायर अपॉन यू माइनस एफ का होल स्क्वायर। तो क्या आंसर बना आपका? आपका आंसर बना डी पार्ट। 24 के बाद फिर पूछा गया है 25। 25 में कह रहे हैं स्फेरिकल एब्रेशन जो होता है, तो अभी स्फेरिकल एब्रेशन हमने पढ़ा नहीं है, स्फेरिकल एब्रेशन पढ़ेंगे तो फिर इसको भी कर लेंगे कि स्फेरिकल एब्रेशन जो है वो कैसे रिमूव किया जा सकता है। उसके बाद अब हम आते हैं 127 पे। उसके बाद आपने पूछा 127 में ये जो ग्राफ है वो मैग्नीफिकेशन का ग्राफ है, मैग्नीफिकेशन के मैग्नीट्यूड का ग्राफ है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और किसके साथ है? इमेज डिस्टेंस, रियल इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो जरा आप देखते हैं कि क्या रिलेशन बनने वाला है। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक, और मैग्नीफिकेशन जो होता है वो होता है v/u। तो अगर हम मैग्नीफिकेशन और v में ग्राफ बनाएं, u को गायब करना, फोकल लेंथ लेके आनी है, u को गायब करना है, तो ऐसा करते हैं, u को गायब करना है तो 1/u निकालें, जरा देखें कितना आने वाला है। तो 1/u जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 1/v माइनस 1/f। ठीक, अब अगर इसमें हम ऊपर v से मल्टीप्लाई कर दें तो v/u जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस v/f, और v/u जो है वो है मैग्नीफिकेशन। तो जो रिलेशन बन रहा है, रिलेशन ये बन रहा है मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू 1 माइनस v/f, ये रिलेशन बन रहा है। ठीक, अब m जो है वो है आपका y एक्सिस पे, और v जो है वो है आपका x एक्सिस पे, ये है। अब इसमें कुछ खास बातें बोली हैं उन्होंने, खास बातें ये बोली हैं कि वो कह रहे हैं रियल इमेज, रियल इमेज का मतलब v तो होगा आपका पॉजिटिव, v जो होगा वो तो कैसा होगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, और लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी, लेकिन मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा। लेकिन मैग्नीफिकेशन क्या होगा? नेगेटिव। यानी ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म है v जो है पॉजिटिव है, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है, बट ये जो 1 माइनस करके जो पूरा टर्म आएगा ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आएगा। क्योंकि रियल इमेज जो होती है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, रियल इमेज जो होती है, ऑब्जेक्ट यहाँ होता है, रियल इमेज इस तरह बनती है। ठीक है, तो इन्वर्टेड इमेज बनती है, तो मैग्नीफिकेशन तो नेगेटिव होगा। तो ये पूरा जो टर्म है वो पूरा v पॉजिटिव होगा, f पॉजिटिव होगा, लेकिन जब 1 माइनस v/f करेंगे तो ये पूरा आंसर नेगेटिव आना चाहिए। बट यहाँ पे लिखा है मॉड f, तो जब मैं मॉड f लगाऊंगा, मॉड बनाऊंगा इसमें, ठीक है, हम पॉजिटिव बनाएंगे, तो पॉजिटिव बनाने के लिए फिर मुझे उसको पलटना पड़ेगा, तब पॉजिटिव हो पाएगा, v/f माइनस 1। ठीक, अब ये बना मॉड m, तब बनाइए मॉड m का ग्राफ। ठीक है, अब ये मॉड m बनेगा। ठीक है, v को मॉड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि v तो कैसा है आपका पॉजिटिव ही है, तो वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो खाली v लिखा है और मॉड भी लिखा है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो मॉड m का ग्राफ ये बनेगा। अब इसको गौर से देखो, ये y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी जैसा ग्राफ है, और इसकी जो स्लोप है ये है वो आपका y एक्सिस पे, जो इमेज डिस्टेंस है वो है आपकी x एक्सिस पे, तो इसकी जो स्लोप है वो 1 बाई फोकल लेंथ के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ से टेन थीटा निकालूं तो ये 1 बाई फोकल लेंथ के बराबर होना चाहिए, 1 बाई फोकल लेंथ। तो 1 बाई फोकल लेंथ देखें कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी b/c, a का कोई काम नहीं है यहाँ, b/c आ जाएगी 1 बाई फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, तो फोकल लेंथ आ जाएगी c/b। सो योर आंसर इज बी पार्ट, ये आंसर बनेगा आपका। ठीक है, वन 127 के बाद पूछा गया है 132। ओके, 32 यहाँ है नीचे। ये 32 है।
32 में कह रहे हैं ए डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन 1 मीटर फ्रॉम इट। दिस कैन बी अचीव्ड बाई अप्रोप्रिएटली प्लेसिंग। डिमिनिश्ड इमेज है, ऑब्जेक्ट की बनानी है, छोटी इमेज बनानी है, और स्क्रीन जो है वो 1 मीटर दूर है, यानी ऑब्जेक्ट से स्क्रीन तक की डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर दूर है। ठीक है, तो कैसे बनाया जा सकता है पहले यहीं समझ लेते हैं, फिर ऑप्शंस देख लेंगे। ये मान लिया स्क्रीन है, यहाँ मान लिया ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की डिमिनिश इमेज बनानी, तो पहली बात तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच रियल इमेज स्क्रीन पर बन रही है, डिमिनिश इमेज जरूर बन रही है बट रियल बन रही है। तो रियल के केस में ये जो डिस्टेंस होती है वो 4f से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी जो 1 मीटर है यानी 100 सेंटीमीटर है, ये ज़्यादा होना चाहिए 4f से। ठीक है, कहीं इस तरह से हमने यहाँ पे लेंस लगाया होगा, तो फोकल लेंथ जो है वो आपकी 25 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। और इमेज डिमिनिश है तो इमेज डिस्टेंस कम होनी चाहिए, और ऑब्जेक्ट बड़ा है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो मिड पॉइंट के आगे लगानी है लेंस, जो है 25 सेंटीमीटर से कम फोकल लेंथ का होना चाहिए और मिड पॉइंट के आगे लगना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, देखते हैं जरा क्या कह रहे हैं वो। A convex mirror, convex lens of focal length more than 0.25 मीटर, फोकल लेंथ मोर देन 0.25 मीटर नहीं, कॉन्वेक्स लेंस आप लगा सकते हो लेकिन मोर देन 0.25 मीटर वाला तो नहीं चलेगा, 0.25 मीटर से कम फोकल लेंथ का चाहिए, तो ये तो बना नहीं है आपका आंसर। कॉन्केव लेंस से ही बात बनेगी नहीं। तो अब हम आते हैं मिरर पे। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर तो जो है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, तो ये तो बनेगा नहीं। तो अब इसका जो आंसर बन सकता है वो आंसर बनेगा बी पार्ट, ए कॉनकेव मिरर ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ, वही हो सकता है बस अब। ठीक है, कॉनकेव मिरर ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। उसके बाद आपने पूछा 133 में कह रहे हैं ए मैन ऑफ हाइट 180 सेंटीमीटर वांट्स टू सी इट्स फुल इमेज इन ए प्लेन मिरर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ हिम। ठीक है, द आइज ऑफ द मैन इज एट ए हाइट ऑफ 170 सेंटीमीटर, टोटल हाइट 180 सेंटीमीटर है और आइज की जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है, यानी आइज और सर के टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच में 10 सेंटीमीटर का गैप है। द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर, तो मिनिमम लेंथ तो 180 सेंटीमीटर का टोटल पर्सन है, तो मिनिमम लेंथ तो 90 मीटर हो जाएगी। ठीक, एंड द हाइट ऑफ इट्स लोअर एज अबव द फ्लोर, और लोअर एज अबव द फ्लोर कितना ऊपर लगाना पड़ेगा, तो वो हम डायग्राम बना लेते हैं। ये वॉल है और यहाँ एक पर्सन खड़ा हुआ है। ठीक, और जो आइज की लोकेशन है वो मान लिया यहाँ है, ये आइज की लोकेशन है। कितना है ये गैप, तो ये जो गैप है ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये जो गैप होगा पैर से लेकर आइज तक का, ये आपका 170 सेंटीमीटर है, तो दिया हुआ। तो मिरर 90 सेंटीमीटर का होगा, लेकिन बॉटम मोस्ट पॉइंट कहाँ होगा, तो पैर देखने के लिए पैर से जाने वाली लाइट रेज मिरर में टकरा के आइज तक जानी चाहिए, तो इसका मतलब आइज और पैर के बीच में वो वाला पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पे ये पॉइंट हो। अगर ये पूरा 170 सेंटीमीटर है तो ये जो डिस्टेंस होनी चाहिए ये आपकी 85 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी 85 सेंटीमीटर पर मिरर प्रेजेंट होना चाहिए। तो 85 नीचे से कितना ऊपर उठा के मिरर लगाना पड़ेगा, 85 सेंटीमीटर। ठीक है, 85 सेंटीमीटर जो है वो उठा के लगाना पड़ेगा नीचे से, क्योंकि जो लाइट रे होंगी वो पैर से जाएंगी मिरर पे टकराएंगी, वो मिड पॉइंट होगा और फिर आइज में चली जाएंगी। इसका मतलब यहाँ पे मिरर चाहिए, तो यहाँ से मिरर स्टार्ट करेगा, तो ये टोटल हाइट अगर 170 सेंटीमीटर है तो ये मिड पॉइंट जो है वो कितना ऊपर होगा नीचे से, 85 सेंटीमीटर। सो योर आंसर इज 90 सेंटीमीटर एंड 85 सेंटीमीटर। टोटल हाइट है मिरर की 90 सेंटीमीटर और बॉटम से कितना ऊपर उठा के लगाना पड़ेगा, 85 सेंटीमीटर। 33 के बाद आपने पूछा है 135। 135 में कह रहे हैं कि रियल इमेज है ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस एट द बॉटम ऑफ एन एम्प्टी टैंक। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है उसमें लाइट रेज आ रही है, कन्वर्ज करके एम्प्टी टैंक के बॉटम में एक रियल इमेज यहाँ बन रही है। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि बीकर इज नाउ फिल्ड विद ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 टू ए डेप्थ ऑफ 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर तक पानी भर दिया। इन ऑर्डर टू गेट द इमेज अगेन एट द बॉटम द बीकर शुड बी मूव्ड, बीकर को कितना मूव कराना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको किसी हाइट तक भरोगे, मान लिया वो h हाइट है, h हाइट तक अगर आपने भरा है, ठीक, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है ये। ठीक है, तो कन्वर्जिंग बीम जब जा रही है तो कन्वर्जिंग बीम जो है वो दूर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, स्लैब से दूर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ठीक,
कन्वर्जिंग बीम अगर जा रही होती है स्लैब में से तो स्लैब से दूर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो जितना वो दूर की तरफ शिफ्ट होगी उतना ही कंटेनर अगर आप नीचे शिफ्ट कर दोगे तो वो जो इमेज है वो उसके बॉटम पे बन जाएगी। ठीक, तो कितना दूर शिफ्ट होगी तो वो होती है h माइनस एच बाई म्यू, इतना दूर शिफ्ट हो जाती है वो। और उतना ही दूर अगर आपने कंटेनर नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया तो फिर से इमेज जो है उसके बॉटम पे आ जाएगी। तो देखते हैं कितना आने वाला है। तो ये 7 माइनस 7/1.4, 7/1.4 होता है 5, तो ये 2 सेंटीमीटर दूर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो कंटेनर को आपको 2 सेंटीमीटर नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर डाउनवर्ड्स। ठीक है, 2 सेंटीमीटर डाउनवर्ड्स, ए पार्ट आंसर बनेगा। 35 के बाद जो आपने पूछा है वो पूछा है 141, 141 पे चलते हैं। उसके बाद आपने पूछा 141, तो ये है 141। 141 कह रहे हैं दो ट्रांसपेरेंट स्लैब हैं, दोनों की सेम थिकनेस है, इसकी थिकनेस टी है और इस यहाँ पे भी टोटल थिकनेस तो टी है, बट एक स्लैब अलग t/3 अलग मटेरियल है और 2t/3 अलग मटेरियल है। ये जो सिंगल स्लैब है इसका मटेरियल 1.5 है और ये जो कंपोजिट स्लैब है इसमें t/3 का पता नहीं चल रहा है, 2t/3 का 1.6 लिखा हुआ। ठीक, और कह रहे हैं इफ द मोनोक्रोमेटिक पैरेलल बीम पासेस थ्रू द स्लैब हैज द सेम नंबर ऑफ वेव्स इनसाइड बोथ। ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स जो हैं वो दोनों में सेम है। नंबर ऑफ वेव सेम होने का मतलब है ऑप्टिकल पाथ लेंथ दोनों की सेम होगी। अब ऑप्टिकल पाथ लेंथ का मतलब क्या होता है, तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ होती है सीधे एक्चुअल पाथ लेंथ इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये शुरुआत में पढ़ाया था मैंने आपको। नंबर ऑफ वेव्स दोनों में सेम है, इसका मतलब दोनों में सेम ऑप्टिकल पाथ लेंथ होगी। तो हम ऐसा ले सकते हैं कि म्यू इंटू टी होती है ऑप्टिकल पाथ लेंथ, म्यू इंटू एल ये होती है ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तो पहले में जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ है वो है 1.5 इंटू टी, और दूसरे वाले में जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ होगी उसका म्यू हमें पता नहीं है, तो इसका म्यू 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 नॉट कह देता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू t/3 प्लस 1.6 इंटू 2t/3। तो देखते हैं टी और ये टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 कॉमन लेके यहाँ आ जाएगा तो यहाँ 4.5 हो जाएगा, और ये आ जाएगा म्यू नॉट प्लस 3.2। तो यहाँ से जो म्यू नॉट आ गया वो आपका आ गया 4.5 माइनस 3.2। सो योर आंसर इज 1.3, 1.3 होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, तो सेम नंबर ऑफ वेव्स का मतलब है ऑप्टिकल पाथ लेंथ दोनों की सेम होगी। ठीक है, कहीं ऐसा क्वेश्चन आया तो ध्यान रखना इस बात को कि कह रहे हैं नंबर ऑफ वेव्स दोनों में सेम है, इसका मतलब दोनों की ऑप्टिकल पाथ लेंथ जो है वो सेम होगी। 41 के बाद आपने पूछा 42 देखते हैं क्या है। 42 में कह रहे हैं एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ जो है वो 40 सेंटीमीटर है, इसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है, और 12 सेंटीमीटर ऊपर रखा है कॉनकेव मिरर से, उसकी फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट उसके भी ऊपर x डिस्टेंस पे यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ, और एन ऑब्जेक्ट हेल्ड x सेंटीमीटर अबव द लेंस गिव राइज टू एन इमेज कोइंसाइडिंग विद इट। यानी ऑब्जेक्ट पे ही क्या बन रही है, इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट पे क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, रे डायग्राम से आप अभी समझ लीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ से लाइट रे अगर इस तरह से जाए, ये लाइट रे अगर इधर आ रही है तो ये कन्वर्जिंग लेंस से कन्वर्ज करके सीधे उसके पोल पे पहुँचे। पोल पे पहुँचने का फ़ायदा ये होगा जब ये पोल पे पहुँचेगी तो यहाँ से उसी एंगल पे ये वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और फिर उसी हिसाब से कन्वर्ज करती हुई ऑब्जेक्ट पे इमेज बन जाएगी, तो सिमेट्री मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट से जाने वाली लाइट रे अगर इसके पोल पे हिट करेगी तो जितने एंगल पे इंसिडेंस हुई है उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये इंसिडेंट रे का पाथ और रिफ्लेक्टेड रे का पाथ ये दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिक हो जाएंगे। तो जैसे लाइट रे आई है कुछ वैसे ही लाइट रे वापस चली गई है, तो ऑब्जेक्ट पे क्या बन जाएगी, इमेज। तो बात खत्म हो गई। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको निकालनी है अगर इमेज डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर हो और लेंस की फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। तो जरा सॉल्व करते हैं एक बार इसको, देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v कितना है, तो v है आपका प्लस 12 सेंटीमीटर, माइनस u जो है वो है आपका माइनस x निकालना है आपको, इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ है 40, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/x जो आ जाएगा 1/40 माइनस 1/12 हो जाएगा। ठीक है, 1/40 माइनस 1/12। और मुझे लग रहा है कि ये वाला केस सरवाइव नहीं कर पाएगा, ये वाला केस सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर इसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है तो रियल ऑब्जेक्ट की इमेज
40 सेंटीमीटर से पहले तो नहीं बनेगी, तो ये वाला केस तो इसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये वाला केस इसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, जबकि एक्स की वैल्यू आनी चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि एक्स को मैंने साइन के साथ पहले ही पुट कर दिया है। जब मैंने पहले ही साइन पुट कर दिया तो एक्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड आना चाहिए, तो ये वाला केस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो अब दूसरा केस देखेंगे। ठीक है, एक केस तो ये था जिसमें ऑब्जेक्ट पे ही इमेज बन रही थी। अब दूसरा केस देखिए, दूसरा केस जिसमें ऑब्जेक्ट पे ही इमेज बनेगी, वो कौन सा केस होगा, समझिए ढंग से। अगर ऐसा हुआ कि जब यहाँ से लाइट रे ऐसे पहुँच रही है, इस तरह से ये लाइट रे यहाँ पहुँच रही है। ठीक है, मैं अलग से बना के दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ पे समझ में आ नहीं पाएगा ये। ठीक है, मैं अलग से बना के दिखाता हूँ आपको, यहाँ समझिए आप। ये मान लिया प्रिंसिपल एक्सिस है और ये आपका कॉनकेव मिरर है और ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ। ठीक, और दूसरा केस, पहला सिनेरियो तो सेट हो नहीं पाया, दूसरा देखो पहला सिनेरियो क्यों नहीं सेट हो पाया, समझ लो। ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा होगा, उसकी इमेज फोकस के बाहर ही बनती है, फोकस के अंदर तो आनी जाएगी। जबकि इसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है, तो इमेज 40 से तो पहले बनेगी नहीं, जबकि यहाँ डिस्टेंस सिर्फ 12 सेंटीमीटर दी है, तो पहला केस नहीं बना। अब मैं दूसरा केस समझा रहा हूँ, दूसरा केस क्या होगा समझना। अगर ये लाइट रे इस तरह से आ रही है और ये कन्वर्जिंग लेंस ने इसको कन्वर्ज किया, लेकिन इतना कन्वर्ज कर पाया कि इस मिरर पे ये कन्वर्ज होकर 90 डिग्री पे हिट हो गई जाके। देखो ये मिरर है, इस रे डायग्राम को ढंग से समझना। ऑब्जेक्ट से लाइट रे आई, लेंस से निकली, लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, उसने कन्वर्ज करने की कोशिश करी, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्वर्ज नहीं कर पाया। स्टिल अभी भी लाइट रे जो है वो डाइवर्जिंग है। ठीक है, अभी भी डाइवर्जिंग है, कन्वर्ज करने की कोशिश करी है, ऐसे लाइट जा रही थी, थोड़ा तो कन्वर्ज किया ही है, बट इतना कन्वर्ज किया कि वो जो कन्वर्ज करके लेंस से बाहर निकली तो मिरर पे परपेंडिकुलरली हिट हुई। ठीक, तो अब लाइट रे जैसे हिट हुई है बिल्कुल वहीं से रिबाउंड हो जाएगी और उसी रास्ते से वापस आते हुए ऑब्जेक्ट पे ही क्या फॉर्म कर देगी, इमेज। तो एक दूसरा केस ये वाला बनेगा। तो मुझे लगता है अब ये वाला केस बनेगा। इस वाले केस में क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकली है इस तरह से और ये परपेंडिकुलरली हिट कर रही है, इसका मतलब इसकी जो इमेज बनी होगी, लेंस ने जो इमेज बनाई होगी वो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनाई होगी। यहाँ बनी होगी पहली इमेज, ये I1 कह देता हूँ, या इंटरमीडिएट इमेज कह सकते हो। ऑब्जेक्ट से लाइट रे गई और लेंस से जब पार हुई तो आगे तो इमेज बनेगी नहीं, क्योंकि आगे तो अभी भी लाइट रे स्टिल डाइवर्जिंग है, तो उसको पीछे लेके आएंगे तो यहाँ एक वर्चुअल इमेज बनेगी और ये इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, और वो होगी इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, क्योंकि लाइट रे नॉर्मली हिट कर रही है। तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर है, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी I1 से लेकर मिरर तक की डिस्टेंस जो होगी वो 36 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। जबकि ये डिस्टेंस जो है ये क्या है, ये 12 सेंटीमीटर है। तो लेंस से लेकर इमेज, इंटरमीडिएट इमेज तक की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 24 सेंटीमीटर। तो बस अब हम इसमें इक्वेशन लगा देते हैं। लेंस के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, ये आपका ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ से x डिस्टेंस पे है, ये x, और इसकी जो इमेज बनी है वो ये है इंटरमीडिएट इमेज, जो कि लेंस से 24 सेंटीमीटर पे है, और लेंस की फोकल लेंथ जो है वो 40 सेंटीमीटर दी हुई है। तो अब हम जरा लेंस के लिए इक्वेशन लगाते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v कितना है, तो v है आपका -24, माइनस 1/u कितना है, तो u है -x, इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ कितनी है 40 + 40, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/x आपका आ जाएगा 1/40 + 1/24। तो कुछ एलसीएम बनेगा इसका, कितना आ जाएगा 120 एलसीएम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 5। तो जो x की वैल्यू आ रही है वो आपकी आएगी 120/8, 8 से कैंसिल करेंगे 15 टाइम्स, 15 सेंटीमीटर जो है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आनी चाहिए। तो ये दो केस मैंने आपको समझाई, दोनों केस ही पॉसिबल, तो ये दोनों ही केस होते हैं इस तरह की सिचुएशन में पॉसिबल, जहाँ पे ऑब्जेक्ट पे ही क्या बनती है, इमेज। तो पहला वाला तो नहीं हो पाया, पहले वाले के लिए लेंस और मिरर के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हो पाएगा वो। ठीक, तो ये दूसरा वाला केस यहाँ पे बनाए, तो आंसर जो आपका आ रहा है वो क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। तो ये आंसर बनेगा आपका बी पार्ट, 142 का बी पार्ट। अगला क्वेश्चन आपने पूछा 146,
और इसमें कॉची रिलेशन दिया हुआ है म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर, और कह रहे हैं डिस्पर्सिव पावर लार्ज कब होगी। ठीक है, तो डिस्पर्सिव पावर तब होगी, ज़्यादा डिस्पर्सन तब होगा जब अलग अलग कलर का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अगर मान लिया, जैसे मैंने कहा, अगर मान लिया बी जीरो हो गया, बी जीरो हो गया, इसका मतलब सभी कलर्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, तो सभी का डेविएशन सेम होगा, तो डिस्पर्जन होगा ही नहीं। डिस्पर्जन होने के पीछे वजह ये है कि अलग अलग कलर्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, तो सारे कलर्स का डेविएशन अलग अलग होता है और इसलिए सारे कलर्स अलग अलग हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। तो अलग अलग कलर्स का जितना डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज़्यादा है उनमें डिस्पर्जन भी हो जाएगा। तो और डिफरेंट क्रिएट करने का काम ए का नहीं है, ए तो कांस्टेंट ही है, ए में तो लैम्डा आया ही ना, बी में आया है लैम्डा, बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, यानी बी की वैल्यू जितने डोमिनेटिंग होगा, बी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही लैम्डा का इफेक्ट होगा, उतना ही अलग अलग वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक, तो इसका डिस्पर्सिव पावर तब ज़्यादा होगी जब अलग अलग वेवलेंथ के लिए म्यू अलग अलग होगा, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बी के पास है, तो बी आपका लार्ज होना चाहिए। तो इसलिए आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा बी पार्ट। 146 के बाद आपने पूछा है 151, एन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन इज टू बी मेड यूजिंग ए कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस, द टू लेंसेज शुड हैव। ठीक है, अब ये अभी पढ़ाना बाकी है। ठीक है, हमने क्रोमेटिक एवरेशन पढ़ा है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल LCA मैंने पढ़ाया था आपको, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एवरेशन, कलर्स की वजह से जो एवरेशन है वो मैंने आपको लिखाया है। ठीक है, एक्रोमेटिक एवरेशन जो है वो हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक एवरेशन या स्फेरिकल एवरेशन वो हमने नहीं पढ़ा है, तो जब वो पढ़ेंगे तब फिर हम इसको करेंगे 51 वाले को। अगला क्वेश्चन जो आपने पूछा है वो 58 पूछा है, इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है 60 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम डेविएशन, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया है वो आपको दिया है √2। तो सीधे फॉर्मूला लगाना और कुछ नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस मिनिमम डेविएशन अपॉन 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाई 2। अब सारी वैल्यू डालो, आपको आंसर मिल जाएगा। एंगल ऑफ प्रिज्म दिया 60 डिग्री, तो यहाँ पे आपको 60 डालना है। ठीक है, म्यू कितना है, म्यू है तुम्हारा √2 साइन। ठीक है, ए कितना है 60 डिग्री प्लस मिनिमम डेविएशन आपको निकालना है अपॉन 2 डिवाइडेड बाई साइन 60/2 करेंगे साइन 30, साइन 30 जो होता है वो होता है 1/2, और 1/2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/√2 बचेगा, और ये आपका हो जाएगा साइन 60 प्लस मिनिमम डेविएशन बाई 2, और 1/√2 वैल्यू होती है 45 की। तो बस ख़त्म कर लेते हैं, ये 45 आ जाएगा इधर एंगल, और इधर एंगल कितना है 60 प्लस मिनिमम डेविएशन बाई 2। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा, 60 से माइनस करेंगे तो जो मिनिमम डेविएशन आ रहा है वो 30 डिग्री आ रहा है। तो सीधे फॉर्मूला लगाने वाला था, इसमें कुछ खास था नहीं। सो योर आंसर इज सी पार्ट 58 का। 58 के बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया 172। 172 में क्या कह रहे हैं, ग्लास हेमिस्फीयर है, रेडियस 0.04 मीटर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, इज प्लेस सेंट्रली ओवर ए क्रॉस मार्क ऑन ए पेपर विद इट्स फ्लैट सरफेस एंड विद इट्स कर्व सरफेस कॉन्टैक्ट विद द पेपर। दो केसेस हैं। ठीक है, पहला केस क्या वो समझो। देखो क्या है, एक फ्लैट सरफेस है और यहाँ पे एक क्रॉस मार्क है, मान लिया यहाँ पे एक मार्क है, और दो तरीके से हमने ग्लास को रखा है। पहले केस में हमने ऐसे रखा है ताकि फ्लैट सरफेस जो है वो पेपर के साथ, प्लेन ऑफ पेपर में कांटेक्ट में हो, इस तरह से। ठीक, पहली सिचुएशन ये है, इस तरह से हमने इसको रखा है। रेडियस आपको दी हुई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको दिया हुआ, और ये क्रॉस मार्क ये यहाँ पे है, ये है यहाँ पे मार्क। ठीक, और दूसरे केस में जो रखा है वो किस तरह से रखा है तो वो समझते हैं। दूसरे केस में वही ग्लास स्फीयर है लेकिन किस तरह से रखा है वो देखें। इस तरह की सिचुएशन है और हेमिस्फीयर ही है, उसको इस तरह से रखा गया। ये सिचुएशन है, और जो क्रॉस मार्क है वो यहाँ पे है।
रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया। दो तरह से हमने इसको रखा है, ठीक है। एक पहले केस में विद इस फ्लैट फेस विद इट्स कर्व फेस इन कॉन्टेक्ट विद द पेपर। इन ईच केस क्रॉस मार्क इज व्यूड डायरेक्टली अबव द, ऊपर से हम क्रॉस मार्क को देख रहे हैं। तो पोजीशन ऑफ इमेज पूछ रहे हैं कि पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी, ठीक है, ऊपर से देखने में, ठीक है। तो पहली बात तो पहले केस में मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। पहले केस में ये जो स्फीयर है इसके सेंटर में क्रॉस मार्क है, तो यहाँ से आने वाली लाइट रे सरफेस पे नॉर्मली ही हिट करेंगी। जब नॉर्मली हिट करेंगी तो वैसे ही पार निकल जाएंगी, ठीक है। और जब स्फीयर के सेंटर पे जो ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज भी वहीं बनती है। तो पहले केस में जो ऑब्जेक्ट है उसी लोकेशन पे उसकी इमेज बनेगी, क्योंकि वो जो क्रॉस मार्क है वो बेसिकली सेंटर में आ गया है। तो वहाँ से आने वाली लाइट रेज इस स्फेरिकल सरफेस पे परपेंडिकुलरली हिट करेंगी। तो जब रिफ्रैक्शन होगा तो बिना डेविएशन के निकल जाएंगी स्ट्रेट, तो ऑब्जेक्ट पे ही क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो पहले केस में एट द पोजीशन ऑफ द क्रॉस मार्क, यानी आंसर आपका बी पार्ट बन जाएगा, क्योंकि और ऐसा कहीं किसी में दिया नहीं है, ठीक है। लेकिन दूसरे केस में भी सॉल्व कर लेते हैं क्या होगा। दूसरे केस में हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देखने वाले हैं, यहाँ से देख रहे हैं इसको, और ये देख रहे हैं इसकी इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। तो लाइट रेज इस तरह से आएंगी, ये लाइट रे इस तरह से यहाँ आएगी और फिर ये बेंड हो जाएगी जो भी, और इमेज बनाएगी, और हमें इमेज डिस्टेंस निकालनी है। तो अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, हम लगाने जा रहे हैं म्यू टू ओवर वी वाला फॉर्मूला। म्यू टू ओवर वी माइनस म्यू वन ओवर यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन ओवर आर, ये लगाने जा रहे हैं वो। तो म्यू टू जो है वो है एयर, और वी आपको निकालना है, माइनस म्यू वन जो है वो कितना दिया है 1.6, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 0.04 मीटर है, ठीक है। तो ये है 1.6 अपॉन यू जो है वो माइनस 0.04 है, मीटर में है तो मीटर में ही करेंगे, इज इक्वल टू म्यू टू मतलब 1 माइनस म्यू वन कितना 1.6 अपॉन उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है इन्फाइनाइट। तो ये तो खत्म हो गया आपका। तो यहाँ से देखते हैं v कितना आने वाला, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, उधर जाके फिर से माइनस हो जाएगा, तो v जो आएगा वो आएगा 0.04 अपॉन 1.6। तो ये अगर पॉइंट हम हटाने की कोशिश, अगर ये पूरा पॉइंट हटा दूं मैं और एक पॉइंट हट के यहाँ 0 हो जाएगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/40 हो जाएगा। 1/40 का मतलब हुआ 0.025 मीटर, 0.025 मीटर, ठीक। और ये आंसर आपका नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव का मतलब बिलो द सरफेस, बिलो द फ्लैट सरफेस, ठीक है, बिलो द फ्लैट सरफेस, ठीक है। तो ठीक है, आंसर आपका मैच कर गया। आंसर क्या बनेगा आपका बी पार्ट, 0.025 मीटर बिलो द फ्लैट सरफेस। तो ये पूछा था आपने 172। 172 के बाद पूछा गया क्वेश्चन 184। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में क्या चीज़ यूज होती है, तो डेफिनेटली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। और सक्सेसिव भी होते हैं, मतलब लगातार होते रहते हैं, बट खाली रिफ्लेक्शन नहीं है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा इसका आपका डी पार्ट, 84 का डी पार्ट। उसके बाद 193 देखते हैं। 193 में कह रहे हैं एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, फॉर्म से रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस टेंड्स टू इन्फानाइट, द इमेज के साथ क्या होगा, बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो पहले जरा समझते हैं कि अगर बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ के साथ सिचुएशन क्या होगी। इसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f, जो होता है वो होता है आपका म्यू माइनस 1, तो वहाँ तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, और दोनों तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम ही है, और लाइट रे मान लिया इधर से आ रही है, तो 1/+r माइनस 1/-r। तो ये जो बनेगा आपका ये आ जाएगा म्यू माइनस 1, और ये आपका 1/r + 1/r 2/r आ जाएगा। तो जो 1 फोकल लेंथ इसकी पार होती है, तो जो पार आपकी आ रही है वो आ रही है 2 टाइम्स म्यू माइनस 1 अपॉन r। अब बताओ अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ता चला जाए तो पार कम होती जाएगी, तो ये कन्वर्ज नहीं कर पाएगा। तो कन्वर्ज नहीं कर पाएगा इसका मतलब, ढंग से कन्वर्ज नहीं कर पाएगा इसका मतलब कोई रियल एक ऑब्जेक्ट है और उसकी ये कन्वर्ज करके रियल इमेज बना रहा है, यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, रियल इमेज बना रहा है। और अगर इसकी कन्वर्जिंग पावर कम होती जाएगी तो उतना ज़्यादा कन्वर्ज नहीं कर पाएगा, तो इमेज जो है वो इन्फिनिटी की तरफ भागना शुरू हो जाएगी। देन द इमेज वुड डिसअपियर, विल रिमेन एज रियल, विल बी वर्चुअल एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सफ़र फ्रॉम एवरेशंस, ठीक है।
तो इमेज जो है वो दूर की तरफ जाएगी, जाती जाएगी, और मान लीजिए जब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर इन्फिनाइट हो जाएगा तो पाथ जीरो हो जाएगी। पाथ जीरो हो जाएगी तो ये एक स्लैब बन जाएगी। ये बेसिकली क्या बन जाएगी? एक स्लैब। और स्लैब के केस में जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो उसी साइड बनती है और वर्चुअल हो जाती है। थोड़ा सा पाथ शिफ्ट हो जाएगी, नॉर्मल शिफ्ट आ जाएगा, बट इमेज जो है वो कैसी हो जाएगी? वर्चुअल। ठीक है, एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आंसर क्या बनेगा इसका? सी पार्ट, क्योंकि अब ये बन गई स्लैब। 193 के बाद आपने पूछा 196। 196 point source of light is placed 4 meter below the surface of a liquid of refractive index 5/3। द मिनिमम डायमीटर ऑफ द डिस्क पूछ रहे हैं, ताकि कितना ऊपर उसके ऊपर रख दें ताकि कोई भी लाइट वहाँ से ना पहुँच सके। तो ये हमने बना चुके हैं, थ्योरी में भी देखा था इसको, TIR की थ्योरी में, कि ये सरफेस है, यहाँ पे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो लाइट का सोर्स बनेगा, और आखिरी जो लाइट रे निकलेगी वो होगी जो जस्ट TIR करके निकल रही होगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो होगा वो थीटा सी होगा। इसी तरह से इस तरफ भी आखिरी लाइट रे जो निकल रही होगी, चारों तरफ से जो आखिरी लाइट रे निकल रही होगी वो होगी जो TIR करके निकल रही होगी। तो उसका ये वाला एंगल भी जो है वो थीटा सी हो जाएगा। और अगर आपने डिस्क इतनी बड़ी लगा दी है, डिस्क जो है इतनी बड़ी लगा दी है कि इसने पूरे रीजन को कवर कर लिया है, तो इसकी कोई भी लाइट रे जो है वो बाहर एस्केप नहीं कर पाएगी। तो उस डिस्क का क्या पूछा है? डायमीटर पूछा है। तो हम रेडियस निकाल लेते हैं, डायमीटर पता लग जाएगा। तो ये रेडियस हो जाएगी, ये हाइट है h, और ये एंगल थीटा सी है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा सी। तो कैसे बनाते हैं? कई बार कर चुके हैं पहले। टेन थीटा सी जो बनेगा वो बनेगा r/h। और टेन थीटा सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन थीटा सी जो होता है, साइन थीटा सी जो होता है वो होता है म्यू आर तो यहाँ पे एयर है, अपॉन डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट मीन्स 5/3। तो ये 3/5 बन जाएगा। अब साइन थीटा सी अगर 3/5 है तो टेन थीटा सी क्या बनेगा? 3/4। तो जो r है, रेडियस जो है वो 3h/4 के बराबर हो जाएगी। h की वैल्यू कितनी दी है? 4 मीटर। तो रेडियस आपकी 3 मीटर हो गई, और रेडियस 3 मीटर हो गई तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 6 मीटर। तो 6 मीटर की डिस्क अगर आपने उसके ऊपर रख दी तो कोई भी लाइट बाहर नहीं निकलेगी। बी पार्ट। नाइन्टी सिक्स के बाद 200 तक और कोई नहीं पूछा आपने। ठीक है, तो आज हमने 200 तक के डाउट सॉल्व कर लिए हैं, और अब आपको 200 से आखिरी तक के सारे डाउट्स पूछ लेने हैं। ठीक है।